हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th का अकाउंटेंसी का 3rd चैप्टर कर रहे थे और उसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 गैप यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 3 हम इसके पार्ट जो हैं डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 और कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। मैं पहला जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म यानी कि 2nd चैप्टर मैंने करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एंटिटी क्या होती है। बेटा, बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, कोई बिजनेस फर्म, उसे हम बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, है ना। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल से क्या मतलब है बेटा। अब बिल्कुल ऊपर मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। मैंने लिखा हुआ है बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। दोनों अलग अलग हैं। हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे दोनों को अलग अलग मानकर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिजनेस अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेगा, बिजनेस वाली उसके पर्सनली रिकॉर्ड हो जाएगी। नहीं, हम जो भी ट्रांजैक्शन करने वाले हैं दोनों को अलग अलग मान के करेंगे हम। यानी कि सारी ट्रांजैक्शन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि उसकी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यानी कि मैं जब भी अपनी बुक्स के अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं ये देखकर करूंगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, मेरे पास बिजनेस में क्या आ रहा है या बिजनेस से क्या जा रहा है। मेरे माइंड में सिर्फ यही एक पॉइंट रहेगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, 2 अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी, ना कि नॉट द प्रोप्राइटर पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब सिर्फ उन बिजनेस एक्टिविटीज को ही रिकॉर्ड किया जाएगा जो बिजनेस पे इफेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ये जो है दिस इज एप्लीकेबल टू द ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है, या पार्टनरशिप हो या कंपनीज हो। ये आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे होंगे, बिजनेस की फॉर्म्स होती हैं ये, है ना। ये सभी बिजनेस फॉर्म्स पे एप्लीकेबल होगी, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से, हम जो ओनर की जो कैपिटल है, जिसे हम पूंजी बोलते हैं बेटा, पूंजी जो है, जो मालिक बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। यानी कि बिजनेस ने वो पैसे मालिक को चुकाने हैं। ठीक है। तो सारी ट्रांजैक्शन हम अलग अलग मान के करेंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसे मैं कैपिटल बोलूंगा। मैंने 5 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगा दिए, तो जो 5 लाख रुपए मैंने उस बिजनेस में लगाए हैं ना, वो उस बिजनेस की लायबिलिटी है। यानी कि उस बिजनेस ने वो 5 लाख रुपए आपको लौटाने हैं, अपने अलग अलग रख के चलना है। जनरली आपने वो बात सुनी होगी, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बिजनेस को कोई मतलब नहीं है, ओनर है वो, उस हिसाब से ही ट्रांजैक्शन जो है उसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है। तो ओनर जो बिजनेस है दोनों क्या हैं? सेपरेट हैं। ये इसका क्रक्स है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बेटा, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो किसी के पैसे चुकाने होते हैं, है ना। तो बिजनेस के अंदर जो पैसे कैपिटल एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है ओनर ने, वो उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। यानी कि बिजनेस ने वो पैसे ओनर को क्या करने हैं? चुकाने हैं। अब बेटा, आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, ये मान के तो नहीं लगाओगे ना कि बिजनेस आपके पैसे डुबो देगा। बिजनेस कहेगा आप इस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा लगाइए, मैं आपको बढ़ा के दूंगा, मैं आपको रिटर्न करूंगा, मैं आपको इसके ऊपर प्रॉफिट दूंगा। ठीक है। तो बिजनेस और ओनर दोनों क्या क्या हैं? दोनों क्या हैं? सेपरेट हैं। सारी ट्रांजैक्शन मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, इसको याद रखिएगा आप। चलिए करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। और जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब, मनी का मतलब यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी, मेजरमेंट का मतलब उसमें मापने योग्य। यानी कि आप अपने बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिनकी मनी में कुछ वैल्यू है,
जिनकी वैल्यू मनी में मेज़र की जा सकती है, या जिनकी वैल्यू उस जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में मेज़र की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास आपने बिजनेस में 5 गाड़ियां लगा रखी हैं कि आपके बिजनेस की 5 गाड़ियां हैं, 2 बिल्डिंग हैं, है ना, इस तरह करके आपके पास कुछ एसेट्स हैं। अब बेटा मैं जब अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करूंगा या मैं इनकी रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा 5 बिल्डिंग, है ना, 10 लेबर, है ना, 5 कार्स, ऐसे नहीं करूंगा। मैं रिकॉर्डिंग करूंगा 5 कार रुपीज वर्थ रुपीज दिस, इतने की 5 कारें हैं, इतने की लैंड है, इतने की बिल्डिंग है, इतने का फर्नीचर है ना, उसकी मनी में वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा। दूसरी चीज, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं बेटा उन्हें इग्नोर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मैनेजर है आपकी बिजनेस का, जो पिछले 15 साल से आपके पास काम कर रहा है ना। अब एक जो मैनेजर है वो पिछले 15 साल से आपके पास काम कर रहा है, और बेटा जो मैनेजर आपके पास 15 साल काम कर गया उससे क्या होगा, उस मैनेजर का कितना एक्सपीरियंस होगा, आपसे भी ज़्यादा चीज़ें इस मैनेजर को पता होंगी। अब हुआ क्या, एक बार बेटा जो ओनर हैं और जो मैनेजर हैं, एक बार इन दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो हुआ क्या, मैनेजर जो है लेफ्ट, मैनेजर आपके बिजनेस को छोड़ के चला गया। बेटा जब एक इतना पुराना मैनेजर, इतना पुराना एम्प्लॉय आपके बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा, ओब्वियसली इसके कितने लोगों के साथ लिंक होंगे, सप्लायर के साथ भी, कस्टमर्स के साथ भी, है ना, सब कह रहे होंगे भैया ये बंदा इतने टाइम से काम कर रहा है, इस पर विश्वास हो जाता है जब इतने लंबे टाइम से बिजनेस चलता है। अब ये मैनेजर छोड़ के चला गया, ओब्वियसली बेटा इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में पड़ने वाला है ना। तो बेटा अब इस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी मनी में कुछ मेजर नहीं है, मनी में वैल्यू नहीं है। पर अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती जैसे 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, अब 10 लाख रुपए का लॉस जो है मैं रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि इससे मनी में मेजर किया जा सकता है। मैं परचेज कर रहा हूं 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। सो द थिंग विच इज मेजरेबल, द थिंग इन मनी, only those transaction would be recorded in your books of accounts. Okay, only the monetary values. Okay, तो जैसे मैंने लिखा जी लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ रुपीज 1 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी है 20 लाख की, ये रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ये कि मेरे पास नॉट लाइक अ बिजनेस हैव 10 चेयर्स 2 कार्स, इंस्टेड ऑफ दिस मॉनेटरी वैल्यू वुड बी रिकॉर्डेड। ये मॉनेटरी मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड तो समझ ही गए होंगे। जैसा कि आपको पता है 2 तरह की अकाउंटिंग, जनरली 2 तरह के पीरियड हम यूज करते हैं। एक है फाइनेंशियल, ये मैं आपको बता चुका हूं कब से कब होता है ये, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। या एक कैलेंडर ईयर होता है, वो तो आप जानते ही हैं कौन सा होगा। कैलेंडर ईयर कौन सा होगा, 1 जैन टू 30th या 31 दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर होता है। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलती क्या है, अब ये मैंने आपको जनरली बता दिया। ये फाइनेंशियल ईयर जो 12 मंथ्स का है वो हम यूज़ करते हैं, ये इससे ही जुड़ी हुई चीज़ है अकाउंटिंग पीरियड से। कैसे बेटा, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि एक बिजनेस का कोई ना कोई अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला कॉन्सेप्ट ना होता, सपोज कीजिए, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट ना होता, कोई टाइम पीरियड नहीं होता बिजनेस ये बुक्स मेंटेन करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, अपनी बैलेंस शीट बनाने का, मान लीजिए ये कोई टाइम पीरियड ही ना होता, और आज आप यहाँ पे एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यहाँ से पहले साल चला, ठीक है, फिर दूसरे साल 2 साल हो गए बिजनेस को, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, है ना, उसके बाद 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये बिजनेस आपका चलता जा रहा है। अब बेटा अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड ही नहीं है, पहला साल खत्म हो गया, आपने कुछ, क्योंकि ये तो आपका जनरली मैं बता रहा हूँ कि इतने साल हो चुके हैं। जब अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप अकाउंट मेंटेन करें। अब ये तो आप कर नहीं रहे, अगर आप ये तो आप कर नहीं रहे तो बेटा होगा क्या, अगर आप शुरू से लगे हुए हैं और एंड तक अगर आपको प्रॉफिट जानना, अगर आप चाहो कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट मेरे को दे रहा है या मेरे को लॉस दे रहा है, तो कब जानना चाहोगे,
कब कब पता लगा पाओगे? आप तभी पता लगा पाओगे जब आपने बिजनेस तो यहाँ शुरू कर लिया, अब अकाउंट मेंटेन नहीं किया, अब यहाँ पे आके आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो सिर्फ ये 10 सालों बाद ही आप जान पाओगे कि मैंने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया। इसलिए एक बिजनेस की पूरी लाइफ को हम टुकड़ों में बांट देंगे। ये पहला फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर, ये तीसरा फाइनेंशियल ईयर, ये चौथा फाइनेंशियल ईयर, ये पांचवा फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद हम यहाँ पर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे, ये देखने के लिए कि मेरा प्रॉफिट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। फिर मैं ट्रांजैक्शन करूंगा 1 साल, फिर मेरा अकाउंटिंग 31 मार्च आ जाएगी, फिर मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। तो ये कह रहा है जी, ये ट्रू इम्फेक्ट जानने के लिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस कमा रहा है ना, और इन्वेस्टमेंट आपको इंक्रीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये जो है ये कब पता चलेगा? जब आपके बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड होगा। तो इससे क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पे आप कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पता लगा लेंगे, उसका करेक्टिव एक्शन ले लेंगे, फिर आप ट्रांजैक्शन करेंगे पूरा साल, फिर आपको पता चल जाएगा अभी पहले के कंपैरेटिवली मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ या मैं बुरी पोजीशन पे हूँ। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोलती है कि आपका जो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे हम जो जनरली 12 मंथ्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और जो आज की लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या बोलती है? ड्यूअल एस्पेक्ट बेटा ये आपको ये बोलती है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, whenever you will make any transaction in your business, that transaction would affect at least 2 accounts। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसका डबल इफेक्ट होगा, यानी कि 2 जगह पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे हम आगे चल के आप उसे फर्दर स्टडी भी करेंगे और उसके रूल्स पढ़ेंगे, जैसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कुछ आएगा और कुछ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपीस की गुड्स परचेज की, 10 लाख रुपए की गुड्स परचेज की, तो होगा क्या बेटा, पैसा आपका चला गया और गुड्स आपके पास आ गई, 2 इफेक्ट हो गए ना, है ना। ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे उसका जो कुछ ना कुछ आपके पास इंक्रीज होगा, कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, है ना। या कोई चीज इंक्रीज हो रही है, कोई और चीज इंक्रीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये गुड्स मैं उधार पे खरीद लेता 10 लाख रुपए का, ये तो मैंने कैश खरीद लिया तो कैश चला गया और गुड्स आ गए। अगर मैं उधार पे खरीद लेता तो क्या होता, मेरे पास स्टॉक बढ़ जाता, दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाती, मेरे को उधार पे मेरे को पैसे चुकाने तो पड़ेंगे ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके कितने इंपैक्ट होंगे? 2। दोहरा प्रभाव, 2 जगह पर इफेक्ट होगा। 2 अकाउंट्स वुड बी अफेक्टेड बाय एनी ट्रांजैक्शन, व्हाट वी कॉल इट डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब इसका एक और इम्पैक्ट भी मैं बताना चाहूंगा आपको। बेटा याद रखना, हम एक टर्म यूज करेंगे जो आपका आने वाला चैप्टर भी है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आपकी अकाउंटिंग के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे अलजेब्रा की इक्वेशन होती है ना, ये अब अकाउंट्स की एक इक्वेशन है। यानी कि ये 2 चीजें जब हम देखेंगे तो ये हमेशा बैलेंस में रहेंगी। क्या? यानी कि आपके बिजनेस में जितने भी टोटल एसेट्स हैं, है ना, वो हमेशा किसके इक्वल रहेंगी? लाइबिलिटीज, यानी कि आउटसाइडर लाइबिलिटीज या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और कैपिटल के। जो बिजनेस में इसे एक बार इग्नोर कीजिए आप, ऊपर वाली चीज़ों को, ये मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। यानी कि एक बिजनेस में जितनी भी एसेट पड़ी हैं वो उस बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं, जितने भी उसने पैसे देने हैं या जो भी उस मालिक ने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं। बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और जो कैपिटल होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था क्रॉस लगाकर, ठीक है। तो जितनी भी एसेट होंगी, यानी कि ये अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या बता रखी है, मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस के पास 1 लाख रुपए की कोई एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अब ये 1 लाख की प्रॉपर्टी या तो आपने उधार पे खरीद रखी होंगी, आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी ना जब आप उधार पे खरीद लेंगे, क्रेडिट पे खरीद लेंगे, या फिर ओनर के पैसे से खरीदी होंगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की एसेट्स हैं, या तो वो कहाँ से आई होंगी, उधार पे आई होंगी, या वो मालिक के पैसे से आई होंगी, या दोनों चीज़ों से आई होंगी, है ना। यानी कि ये इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। इन दोनों साइडों पे इफेक्ट आएगा,
कुछ इफेक्ट इधर आएगा इधर आएगा, या इधर आएगा इधर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये ड्यूअल एस्पेक्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वो रेड बटन दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।